ठीक है, तो इससे पहले वाले सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, जिसपे हमने देखा था कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग बात कर रहे थे, एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात किए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सपोज हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए सिर्फ 3 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसको इजी करने के लिए, चीजों को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए सिर्फ हम लोग 3 ही पार्टिकल्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इस सिस्टम को, ये मेरा सिस्टम है जो 3 पार्टिकल्स है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3, ये मेरा एक सिस्टम हो गया। ठीक है, ये 3 पार्टिकल मेरे सिस्टम है, और मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं, आयुष कुमार द ग्रुप। ओके, ठीक है, तो अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं अबाउट अ पॉइंट ओ, किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट में इसका अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ एल, समेशन ऑफ एल आई, दैट इज इक्वल टू एल, दिस एक्चुअली मुझे ये से लिखना चाहिए था, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल, दैट इज समेशन ऑफ एल आई, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू 1 to 3 इस केस में हो गया, क्योंकि 3 पार्टिकल्स है मेरे पास, तो समेशन ऑफ एल आई बेसिकली लीनियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स का जो सम होगा, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मेरे पास एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हम लोग ऐड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं, ये एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो हम लोग सबका एंगुलर मोमेंटम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, पार्टिकल 1 का एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल 2 का और पार्टिकल 3 का। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला रेडियस कंसिडर करूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तो पार्टिकल 1 के लिए हो गया, 2 के लिए मुझे ये वाला रेडियस कंसिडर करना पड़ेगा, और 3 के लिए मुझे ये वाला रेडियस कंसिडर करना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज माई R1, ये डिस्टेंस को मैं R1 बोलता हूं, ये डिस्टेंस इज R2 और R3। इसके अलावा मुझे क्या देखना पड़ेगा, इसका अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है मुझे पार्टिकल्स का, तो देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं 1 पे। ठीक है, तो 1 पे सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज कुछ एक्सटर्नल फोर्स, कुछ एक्सटर्नल एक लग रहा होगा, F एक्सटर्नल कुछ लग रहा होगा इस पे, और सपोज ये इस पार्टिकल 1 पे 2 ने कुछ इंटरनल फोर्स लगाया होगा। ठीक है, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मैं बोल रहा हूं। उसी तरह से अगर F12 है, तो पार्टिकल 2 पे इसने एक फोर्स लगाया होगा, इंटरनल फोर्स, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरह से 2 3 पे लगाएगा, और 3 2 पे लगाएगा, और इसी तरह से 1 जो है वो 3 पे लगाएगा, और 3 1 पे लगाएगा। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के हैं। जो F12 में बोलूं, F12 दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21 होगा। उसी तरह मैं बोलूंगा F23 दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ F32, और उसी तरह से F13 दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F31। तो ये सारे किस तरह के फोर्स है, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मैंने कंसिडर किए, इसमें 3 लिया है मैंने, तो इसमें इस तरह से 1 2 3 आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनल फोर्सेस कुछ होंगे, और इसके अलावा मैं एक्सटर्नल फोर्सेस बना रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्सेस को मैं कुछ अलग कलर से बनाता हूँ ताकि चीजें दिखने में आसानी हो जाए आप लोगों को। तो एक्सटर्नल फोर्सेस मैं सपोज एक दूसरे कलर से बनाता हूँ। इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, सपोज इस पार्टिकल पे एफ एक्सटर्नल कुछ लग रहा होगा। ठीक है, F1 एक्सटर्नल बोल रहा हूँ। उसी तरह से इस पार्टिकल पे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, उसका नेट में लिख रहा हूँ F एक्सटर्नल ऑन 3। उसी तरह से इस पे लग रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में F एक्सटर्नल ऑन 2। ठीक है, तो इस तरह से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मेरे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे और कुछ इंटरनल फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने अपना जो इक्वेशन लिखा, एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एल आई, दैट इज एल आई मतलब मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। चैट में किसी, इज इंटरनल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट एट सेम टेम्परेचर। तो ये सारा चीज जो है हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो हम लोग वो अभी इसमें कवर करेंगे, आर्यन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और वो सब सारी चर्चा में, क्योंकि अभी बीच बीच का टॉपिक में नहीं लेना चाहता हूँ, एक ही बार जो भी हमारे पास अगर हम लोग एक टॉपिक कंसिडर करें, मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। ठीक है, इसमें धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एडवांस लेवल तक।
तो अभी के लिए इसको रहने दो, क्योंकि मैं जब उसके बारे में बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी में डिस्कस करूंगा, तो वो सारे कॉन्सेप्ट में उसके साथ में ही डिस्कस करूंगा और वो सारी चीजें हम लोग उस समय बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है तो हम लोग एक एक करके उसको वीक वाइज जैसे वीकेंड्स में हम लोग एक एक टॉपिक इसमें कंसिडर करते जाएंगे। तो इसको अभी के लिए इसमें रहने देते हैं। ठीक है, चलो एंगुलर मोमेंटम मैं बात कर रहा हूं इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जो कि मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, दैट इज समेशन ऑफ Li। अगर मैं बात करूं dl वेक्टर बाई dt, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बात करूं तो दिस इज नथिंग बट d ऑफ Li बाई dt। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, व्हाट इज dLi बाई dt। हम लोग ये किस पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर रहे हैं, अबाउट पॉइंट O। तो ये कौन कौन सा, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल्स। ठीक है, dl बाई dt इज टॉर्क। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल्स अबाउट दिस पॉइंट O। तो फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O प्लस सेकेंड पार्टिकल का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O एंड थर्ड पार्टिकल का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O। तो यहां पे जो टॉर्क आएगा वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी आएगा और इंटरनल टॉर्क की वजह से भी आएगा, इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सेपरेट आउट करें तो टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सेग्रीगेट आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास dl बाई dt है। दिस इज माई dl बाई dt। अब इस चीज में हम लोग थोड़ा सा भी डिस्कशन करेंगे, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि जो टॉर्क, समेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस क्या होगा, व्हाट इज समेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। इसका समेशन मतलब टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन 1, 2 एंड 3। किसी का चैट में मैसेज आया है 0। ठीक है, उत्तम ने भी जवाब दिया है 0 होगा, वेरी गुड। ये इसलिए होगा क्योंकि देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट या फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट लें, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखें तो F12 और F21, सपोज मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, F12 को एक एक्शन रिएक्शन पेयर में कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर अगर कंसिडर करता हूं तो देखो इन दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, इन दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। और ये दोनों कैसे फोर्स कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट। ये मैंने लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों को फोर्स का बनाया है। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखूं, ठीक है, ये तो वो मैंने एक जनरल पॉइंट लिया है, तो इनका टॉर्क कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इस तरह से लेंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी है, सपोज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a। ठीक है, तो इसका अगर मैं टॉर्क लिखूं, टॉर्क ड्यू टू F12, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा दैट इज इक्वल टू वो हो जाएगा कितना, a इंटू, किसी ने ज्वाइन करना चाहे, ठीक है, ये आ जाएगा a इंटू F12 आ जाएगा r क्रॉस f, और या फिर r क्रॉस f को मैं क्या लिख सकता हूं, r परपेंडिकुलर इंटू f। तो टॉर्क ऑन पार्टिकल इस टॉर्क ड्यू टू F12 इज a F12। उसी तरह से टॉर्क ड्यू टू F21 दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ, दैट इज अगर मैं लिखूं a F21। ठीक है, तो अगर मैं इसको सम एसेंट करता हूं F12 प्लस टॉर्क ड्यू टू F21, तो ये अगर मेरे पास देखो ये दोनों जो है F12 और F21 का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इसलिए इसका जो टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट O दैट विल बी 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है मेरे पास, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑन ऑल द पार्टिकल्स दैट विल बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क होगा फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है या कुछ डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। वेरी गुड। तो हम लोग अगर हम लोग एक सिस्टम मानते हैं, एक सिस्टम हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो सपोज मैं एक सिस्टम कंसिडर करता हूं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर मेरे पास में है और मैं बोलूं कि ना तो इसके थ्रू कुछ मास का ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, ना तो मास का ट्रांसफर हो इस सिस्टम में से और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो।
तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास में एक क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और इसी का जो ऑपोजिट है ओपन सिस्टम, जिसमें कि मास या एनर्जी का ट्रांसफर अगर हो रहा होगा तो उसको मैं बोलूंगा ओपन सिस्टम। इसको और एक टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम है, तो मैं बोल सकता हूं कि सीधा सीधा मैं इसमें बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस आर absent। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आर absent, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरे पास में एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस है मेरे पास में, तो मैं बोलूंगा कि वो एक ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक्सटर्नल फोर्सेस आर प्रेजेंट, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सटर्नल फोर्सेस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। कि एक्सटर्नल फोर्सेस जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग को पहले अपना सिस्टम बताना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम क्या है। सपोज दो पार्टिकल्स हैं इस तरह से, ठीक है, और जब भी हम लोग बात करते हैं, सपोज इन दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, ठीक है, तो कॉलिजन हुआ और मान लो कुछ भी और फोर्सेस नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इन दोनों का कॉलिजन होता है, तो इन दोनों पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा। ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर और इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर। अगर हम लोग एक एक पार्टिकल को, सपोज पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को इंडिविजुअली अगर ट्रीट करें, तो इंडिविजुअली वो दोनों वो इंडिविजुअली एक क्लोज सिस्टम नहीं है। बट इन दोनों पार्टिकल को हम लोग साथ में कंसिडर करें तो वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। कैसे? अगर हम लोग इसको साथ में कंसिडर करते हैं, एक साथ कंसिडर करेंगे, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे आया बिकॉज ऑफ कॉलिजन, तो वो इसका इंटरनल फोर्स हो गया। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं अपना सिस्टम कंसिडर कर लूं ड्यूरिंग कॉलिजन, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। आ गया? तो एक चीज मुझे बताओ, मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is always conserved for a closed system। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, ये ट्रू है या फॉल्स है? एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये करेक्ट है या फिर गलत है? ठीक है, तो हमने जैसे बात किया था dl वेक्टर बाय dt, ठीक है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, टॉर्क ऑफ ith, समेशन ऑफ टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने अगर बात जो की है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक सेकेंड में, इरेजर किधर है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर हम लोग बात करें, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए dl वेक्टर बाय dt, दैट इज टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, एडमिट टॉर्क ड्यू, ओ फिर से गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको इरेज करते हैं। टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस प्लस टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो जो भी इंटरनल फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क, जो भी ये टॉर्क आता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क आते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट, उनका समेशन किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट, एक ये मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये वाला जो टर्म है, ये समेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये जीरो हो जाता है। तो मेरे पास सिर्फ बचता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, दैट इज समेशन, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ये वाला टर्म जीरो, दिस टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो। टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये तो जीरो होता है, हमने अभी देखा है। और टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सो दिस टर्म dl by dt, that is equal to summation of torque of ith particle due to external forces only, because internal जो टॉर्क रहते हैं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क आते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बिकॉज उनका लाइन ऑफ एक्शन हमने देखा था कि उनका लाइन ऑफ एक्शन इज, यहां पर हमने देखा था उनका लाइन ऑफ एक्शन जो रहता है
वो सेम लाइन में लाई करते हैं दोनों फोर्सेस, और वो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के होते हैं, उसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, तो इंटरनल फोर्सेस हमेशा जो रहते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता है, जिसकी वजह से इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी टॉर्क आता है वो जीरो हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो चेंज आता है वो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होंगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। दिस dl by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर एंगुलर मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज बिकॉज ऑफ टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में बता सकता है। कॉन्सेप्चुअल है ये, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, मैं एक कॉन्सेप्चुअल सवाल देता हूं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक इस तरह का सिचुएशन है, प्लानिटरी सिचुएशन है मेरे पास, प्लैनेट्स है कुछ इस तरह से, और सपोज यहां पे मेरा सन है, इस जगह पे मेरा सपोज एक फोकाई में इस तरह से मेरा सन है, और मेरे पास यहां पे अर्थ है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, इस जगह पे मेरे पास अर्थ है। अभी हम लोग प्लैनेटरी मोशन को इसमें मत डिस्कस करना, ठीक है, मैं बस समझने के लिए बना रहा हूं यहाँ पर, वो भी एक अलग ग्रेविटेशन का चैप्टर है। यहाँ पे अगर मून है सपोज इस पोजीशन पे इस तरह से, और मून अर्थ के इस तरह से चक्कर काट रहा है, और अर्थ सन के इस तरह से चक्कर काट रहा है सपोज। ठीक है, तो मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में, क्या अर्थ एंड मून जो है मेरे पास, अर्थ एंड मून, जो अर्थ और मून को अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर करता हूं, तो क्या वो सिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है या ओपन सिस्टम है? अर्थ एंड मून की बात करता हूं मैं, अर्थ एंड मून। ठीक है, सबसे पहले चैट बॉक्स देखते हैं। ओपन सिस्टम, आर्यन की तरफ से आया ओपन, बाकी लोग भी बताओ ओपन सिस्टम। केपी दीक्षित आप बताओ। एनर्जी एक्सचेंज, ओके ठीक है, ओपन सिस्टम, वेरी गुड। ये एक ओपन सिस्टम है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो अर्थ और मून, इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले ये देखते हैं। तो अर्थ मून पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, उसी तरह मून भी अर्थ पे कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और अर्थ सन पे कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा, और सन भी अर्थ के ऊपर कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से मून सन पे कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा, इसको इस लाइन से दिखाता हूं, और सन भी मून पे कुछ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा। तो इस तरह का, तो अगर मैं अपना अर्थ और मून का सिस्टम देखूं, अर्थ और मून का अगर मैं सिस्टम देखूं, अर्थ है सपोज मेरे पास और ये मून है, तो ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और वो इनका इंटरनल फोर्स है, क्योंकि मैंने इसको अपना सिस्टम कंसिडर किया है, ये मेरा सिस्टम है। तो मुझे इसके अलावा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसके अलावा इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, जो सन अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा है, और सन मून पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो मैं बात करूं, दिस F1 एंड दिस F2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस, और इस जो अर्थ मून पे लगा रहा है उसको सपोज हम लोग बोल देते हैं दिस इज F, और ये दिस इज F इंटरनल बोल दो इसको, एक ही फोर्स इंटरनल है, ठीक है। तो इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो F1 एंड F2 है, ठीक है। F1 एंड F2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस इस केस में। तो मुझे कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ऐसा कोई मुझे एक पॉइंट बताओ। चैट बॉक्स में देख रहा हूं, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का कंजर्व्ड है। सेंटर ऑफ फिलिप्स, सेंटर ऑफ फिलिप्स कैसे हो सकता है? सेंटर ऑफ फिलिप्स पता है कौन सा पार्ट हो गया? सेंटर ऑफ फिलिप्स हो गया ये वाला पार्ट, इसके अबाउट क्यों कंजर्व रहेगा? सन के अबाउट, उत्तम, वेरी गुड। आर्यन थोड़ा इस पे ध्यान करो कि हमें क्या देखना है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का क्या मतलब हुआ। दैट मींस dl by dt, इंटर द वेटिंग रूम, ओके, मेरा dl by dt का क्या वैल्यू हो गया? dl by dt अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना है दैट मींस दैट शुड बी इक्वल टू 0, और यह भी हमने देखा था फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स dl by dt किसके बराबर होता है? टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस।
ठीक है, हमें इंटरनल फोर्सेस की कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल फोर्सेस हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर करना है। और इस सिस्टम पे मेरे अर्थ और सन, अर्थ और मून का जो सिस्टम है, ये अर्थ और मून का जो सिस्टम मैंने बनाया है, अर्थ और मून का जो सिस्टम मैंने कंसिडर किया है, इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस F1 और F2 लग रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट ये F1 और F2 खत्म हो जाए, या फिर मैं बोल सकता हूं जिसके अबाउट F1 और F2 का टॉर्क विल बी जीरो। ठीक है, F1 और F2 का टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट जीरो हो सकता है, वो सन के अबाउट होगा, सन के सेंटर के अबाउट। अगर टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो सन के सेंटर के अबाउट इन दोनों का जो टॉर्क है, इन दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस का, F1 का और F2 का। बिकॉज F1 क्या है, जो सन अर्थ पे फोर्स जो सन अर्थ पे फोर्स लगा रहा है दैट इज F1, और F2 क्या है, जो सन मून पे फोर्स लगा रहा है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो फोर्स हैं, अगर मैं इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, ये दोनों जो फोर्स हैं, एक सेकंड, किसी का चैट बॉक्स में आया है, व्हाई नॉट अबाउट अर्थ सेंटर, आर्यन की अबाउट। ठीक है, मैं बताता हूं व्हाई नॉट अबाउट अर्थ सेंटर। तो अगर हम लोग अर्थ के सेंटर को देखें तो अर्थ के सेंटर में जो सन और मून पे जो F2 लगा रहा है, F2 की मैं अगर मैं बात करूं, अगर ध्यान से देखो F2 की बात करूं, तो F2 जो फोर्स है, क्या वो सन के अबाउट उसका टॉर्क जीरो है, सॉरी अर्थ के सेंटर के अबाउट उसका टॉर्क जीरो है F2 का? ऐसा क्यों होगा? मैं एक सिचुएशन बताता हूं, सपोज सपोज कुछ ऐसा सिचुएशन है, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, जो आर्यन का डाउट है मैं वो बता रहा हूं एक बार इसमें, व्हाई नॉट अबाउट अर्थ सेंटर, वो मैं बताता हूं। ये मेरे पास अर्थ है और मून यहां पे नहीं होगे, सपोज मैं इसको मून की कुछ ऐसे पोजीशन होगी, जब ये मून सपोज पहुंच चुका होगा कुछ इस पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, सपोज मून घूमता घूमता इस पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, और मेरे पास सिस्टम क्या है, ये मेरे पास सिस्टम है। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है कुछ, और ये इस पे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट लगा रहा है। लेकिन इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, सन अर्थ पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था F1 से, और ये इस पे सन F2 लगा रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों का टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों का टॉर्क अर्थ के सेंटर के अबाउट जीरो होगा क्या? इसका टॉर्क तो ठीक है, F1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर से पास होगा। लेकिन F2 का टॉर्क क्यों जीरो होगा अर्थ के सेंटर के अबाउट? अर्थ के सेंटर के अबाउट F2 का टॉर्क जीरो है क्या? आर्यन फिर से बताओ, अगर ये चीज क्लियर हुआ तो बताओ मुझे। आर्यन मैं वेट कर रहा हूं, कैन यू रिपीट व्हाई नॉट अबाउट अर्थ सेंटर? ओके, आई विल रिपीट। देखो, अभी हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम सबसे पहले सोचो कि तुम्हारे पास सिस्टम क्या दिया हुआ है, अर्थ एंड मून सिस्टम है। ठीक है, अब इस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो अर्थ मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, और मून अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। ये दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस से हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस का जो टॉर्क आता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा। ठीक है, हमें कंसिडर करना है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं? जो सन अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा होगा दैट इज F1, और सन मून पे एक फोर्स लगा रहा होगा दैट इज F2। ठीक है, इन दोनों का जो टॉर्क है ये कौन से पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा? ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट मैं बोलूंगा कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। और ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट हो सकता है? F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो सन के सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, इसीलिए सन के सेंटर के अबाउट ये F1 F2 दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क है ये जीरो हो जाएगा, और मैं बोल सकता हूं कि मेरा मून और अर्थ जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है उसका एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। लेकिन आप बोल रहे हो आर्यन कि अर्थ के सेंटर को अगर हम लोग कंसीडर करें तो अर्थ के सेंटर के F1 जो फोर्स है वो अर्थ के सेंटर से पास हो जाएगा, बट F2 अर्थ के सेंटर से क्यों पास होगा? F2 अर्थ के सेंटर से पास होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसके मैंने इसलिए कंडीशन बनाया जिसमें F2 अगर मून का पोजीशन ऐसा कुछ रहेगा तो आप देख सकते हो कि ये अर्थ के सेंटर से ये F2 पास नहीं होगा। दैट मींस अर्थ के सेंटर के अबाउट इस F2 का टॉर्क आएगा, दिस इज नॉट जीरो। तो dl/dt इज नॉट जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन दैट केस। तो अर्थ के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक बार आप फीडबैक दे दो, ये क्लियर हुआ क्या? अभी क्लियर क्लियर क्लियर।
उत्तम एंड केपी दीक्षित, ये क्लियर हुआ अच्छे से? यस यस, ओके। तो हम लोग चलो फिर प्रोसीड करते हैं। तो अभी मैं एक स्टेटमेंट अगर फिर से बोलूं, इसी केस को लेते हुए मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ नॉन क्लोज्ड सिस्टम या ओपन सिस्टम, नॉन क्लोज्ड या ओपन सिस्टम कैन बी जीरो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? चैट बॉक्स, क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, आर्यन इज ट्रू। बाकी का रिस्पॉन्स फटाफट, इट कैन, ओके। बाकी का रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं मैं। मे बी ट्रू है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट उत्तम? उत्तम, आर यू देयर? उत्तम कनेक्टेड हो ना? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है क्या उत्तम के साथ? मे बी। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आया उत्तम की तरफ से। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो हाँ, अभी हमने देखा कि ये एक हमारा नॉन क्लोज सिस्टम है, मून और अर्थ। ठीक है, इस नॉन क्लोज सिस्टम के लिए या फिर इस ओपन सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस से ये ओपन सिस्टम हो गया, इस ओपन सिस्टम के लिए भी एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज देयरफॉर ट्रू। तो आप लोग बिल्कुल सही थे, दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। ठीक है, अब अगले इस पे हम लोग चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी एक हम लोग 3D का प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल लेते हैं, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि आईआईटी जेईई एडवांस्ड में विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 3D विजुअलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो एक कोई बहुत ज्यादा बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। तो एक हम लोग देखते हैं इसके ऊपर, 3D विजुअलाइजेशन के ऊपर एक सवाल देखते हैं। तो सपोज इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल टेबल रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। 3D का प्रॉब्लम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल इस तरह से रखा हुआ है। एंड अब इस टेबल में क्या रखा हुआ है? एक बार रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, एक रॉड या फिर बार बोल सकते हो, एक इस तरह का। थोड़ा सा फ्री हैंड भी बनाना पड़ेगा मुझे थोड़ा यहाँ पे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें बनाना, पेन टेबलेट में। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल टेबल रखा हुआ है और उसमें इस तरह का एक बार रखा हुआ है। और इस बार का एक टुकड़ा, मतलब वो डिस्क शेप में हो सकता है इस तरह से, वो इस तरफ से, ऐसा इस पोजीशन से इसकी तरफ थ्रो किया गया है।
ठीक है, इसी डिस्क का ये जो टुकड़ा है ये डिस्क शेप में है और ये इसकी तरफ इस तरह से v कुछ वेलोसिटी से इस तरफ से इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये जो बार है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और ये यहां से इस तरह से हिंज किया हुआ है। ठीक है, एक हिंज से इस तरह से इसको इस तरह से किया हुआ है, हिंज डाला हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इसको भी वर्टिकल इस तरह से कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा तो जो भी है जिस तरह से भी बना हुआ है, लेकिन क्लैरिटी आ गई क्या ये क्वेश्चन क्या है? अभी इसमें बोला गया है कि मैं इसको इसको डिस्क मान लेते हैं एंड दिस इज माय बार एंड दिस इज माय वर्टिकल, कोई एक वर्टिकल इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल हिंज बोल दो। दिस इज वर्टिकल हिंज ऑन दिस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल टेबल। तो सिचुएशन समझ में आ गई क्या है? सिचुएशन हॉरिजॉन्टल टेबल। तो सबसे पहले तो बताओ कि अगर मैं कंसीडर करूं बार एंड दिस डिस्क, बार एंड डिस्क को मैं अपना सिस्टम कंसीडर करता हूं, तो अगर मैं सिस्टम कंसीडर करता हूं तो क्या ये क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है? सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिचुएशन समझ में आ गई। एक इस तरह से बार रखा हुआ है, बार हिंज किया हुआ है, यहां से इस तरह से हिंज किया हुआ है बार, और इस बार से क्या होता है कि एक पार्टिकल आता है और इस तरह से टकराता है इसमें। ठीक है, इसके किसी एंड में इस तरह से टकराता है पार्टिकल। ठीक है, ओपन सिस्टम, आर्यन बोल रहे हैं ओपन सिस्टम है, नॉन क्लोज सिस्टम। ठीक है, ये नॉन क्लोज सिस्टम। अब लेकिन मुझे बताओ कि नॉन क्लोज सिस्टम है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं? अगर ये नॉन क्लोज सिस्टम है, तुमको पता है चक्रवर्ती, देवोदिता चक्रवर्ती। ठीक है, नॉन क्लोज सिस्टम है, लेकिन नॉन क्लोज सिस्टम है तो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस तो होने चाहिए। इस बार और डिस्क का जो सिस्टम है इस पे एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं? आई एम वेटिंग इन चैट। ओके, एफ ड्यू डिस्क, आर्यन बोल रहा है एफ ड्यू टू डिस्क फ्रिक्शन। ओके ओके, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो टेबल है ना, दिस इज फ्रिक्शनलेस, म्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं अगर नॉन क्लोज सिस्टम है तो? और ड्यू टू डिस्क, आर्यन ड्यू टू डिस्क कैसे हो सकता है? अगर मैंने बार और डिस्क को अपना सिस्टम कंसिडर कर लिया हूं, अगर मैंने बार और डिस्क को अपना सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, तो जो डिस्क बार पे जो फोर्स लगाएगा, बार भी डिस्क पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये नॉन क्लोज, तो ये जो है ये इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, ग्रेविटी, नहीं नहीं ग्रेविटी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी को ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी में सब ग्रेविटी इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी अगर बोल रहे हो तो ग्रेविटी इज एक्सटर्नल फोर्स, इस पे mg कुछ लग रहा होगा, लेकिन उतना ही नॉर्मल इसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरह से इसमें जितना mg लग रहा होगा, नॉर्मल इसका जो नॉर्मल है वो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके अलावा कोई ऐसा फोर्स है? ठीक है, क्योंकि ये जो mg है और ये नॉर्मल है, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे, तो इसमें सारे जो वर्टिकल फोर्सेस है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कुछ भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्सेस विल काउंटर बैलेंस ईच अदर। ठीक है, इसमें सारे जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो काउंटर बैलेंस कर जाएंगे। अब मुझे बताओ, इसके अलावा इसमें कोई फोर्स है? नॉन क्लोज सिस्टम, जिसने जिसने भी बोला मुझे एक बार बता दो। एफ ड्यू टू हिंज, मैं बाकी का भी रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। केपी एंड उत्तम, आप भी बताओ। एफ ड्यू टू हिंज, आर्य ने बोला है एफ ड्यू टू हिंज, तो ये करेक्ट है, क्योंकि हिंज फोर्स इसमें एक फोर्स लगाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा, एक बार रखा हुआ है, एक इस तरह का जो इसमें से इसी का टुकड़ा जो बाहर रखा हुआ है इस तरह से आके कुछ वेलोसिटी से इसके अंदर घुस जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए जो मैंने बार और डिस्क का जो सिस्टम लिया हुआ है, क्या वो एक ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? तो ये एक ओपन सिस्टम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ नॉन क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो डिस्क बार पे फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स बार डिस्क पे लगाएगा, बट क्योंकि बार और डिस्क मेरा एक सिस्टम है, तो ये जो बार डिस्क पे जो फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो ड्यूरिंग कॉलिजन जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस के अंदर आएंगे। ठीक है, बट इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, दिस बार एंड डिस्क सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक
हिंज फोर्स उसके पास एक एक्सटर्नल फोर्स है, ओनली एक्सटर्नल फोर्स दैट इज देयर, दैट इज हिंज फोर्स, जो कि काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस के बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हिंज हॉरिजॉन्टल फोर्स देगा ना। ओके, तो हम लोग जो केपी दीक्षित की बात करते हैं अभी, उन्होंने बोला है कि हिंज जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स देगा। तो हाँ, उन्होंने बहुत सही बात बोला है कि हिंज ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स देगा इसमें, अगर हम लोग सिर्फ बार को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं हम लोग हमारे पास में, अगर हम लोग बार को कंसीडर इस तरह से करते हैं, सपोज दिस इज माय बार, तो बार और डिस्क में एक तरह से बोला जाए तो दिस इज अ काइंड ऑफ इन इलास्टिक कोलिशन, तो बिल्कुल आके जो ये जो डिस्क है ना, डिस्क इसके ऊपर आके बार के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास में बार है। ठीक है, तो बार पे अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पे, बार के इस पॉइंट पे जो हिंज वाला पॉइंट है, अब मुझे ये बात तो पक्का है कि ये जो डिस्क आके जब इसके साथ टकराती है, ठीक है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। एक तो लग सकता है, सपोज हम लोगों ने इस डायरेक्शन में माना है, सपोज दिस इज माई एफ वाई एंड दिस इज माई एफ एक्स, तो मैं यहां से देख के बोल सकता हूं, अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग कॉलिजन, तो ड्यूरिंग कॉलिजन की अगर मैं बात करता हूं, तो ड्यूरिंग कॉलिजन मेरे पास सिर्फ एफ एक्स फोर्स रहेगा, सिर्फ एफ एक्स, एफ वाई नहीं होगा ड्यूरिंग कॉलिजन। तो ड्यूरिंग कॉलिजन अगर हम लोग देखते हैं, तो मेरे पास सिर्फ एफ एक्स होगा, और एफ एक्स का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज इसको कंसिडर कर, ऐसा ऐसा देखो, एक बार है, ठीक है, इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, एक ऐसा दिख रहा है ना, एक पार्टिकल आया, इस डायरेक्शन में आया, और इसको इस तरह से आगे की तरफ इस तरह से फोर्स लगाता, आगे की तरफ ऐसा डालता है, इस तरह से टक्कर मारता है इसको। ठीक है, ऐसा टक्कर मारा, तो इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी क्या होगी, जो पॉइंट हिंज किया हुआ है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ आने की। ठीक है, पीछे की तरफ आने की टेंडेंसी होगी, लेकिन अभी हिंज बोलेगा कि नहीं, मैं तुम्हें पीछे जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको आगे आगे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो वो किस तरफ फोर्स लगाएगा इस पे, अगर हम लोग बात करें, अगर इस पॉइंट पे इंपैक्ट दिया, इंपैक्ट किस डायरेक्शन में लगा, जो डिस्क की वजह से जो इसमें इंपैक्ट लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगा, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या होगी, इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी कि मैं पीछे जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हिंज फोर्स बोलेगा भाई मैं तुमको पीछे जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको यही रोक के रखूंगा, तो इसके लिए एफएक्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला डायरेक्शन होगा। ये बात क्लियर होती है ना। अगर यहां से देखो, अगर मैंने इधर से एक फोर्स ऐसा लगाया, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या हुई, पीछे आने की, इस पॉइंट की टेंडेंसी पीछे आने की, लेकिन अगर मैं इसको हिंज करके रखता, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हिंज करके रखता मैं, तो वो पीछे आने, इस पॉइंट को पीछे आने से रोकता, दैट मींस वो इस पे आगे की तरफ इस तरफ फोर्स लगाता। उसी तरह से अगर मैंने इसको यहां से, ये डिस्क ने यहां पर इसको एक फोर्स देके आगे की तरफ भेजने की कोशिश की ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन की मैं बात कर रहा हूं, डिस्क ने इसको आगे की तरफ फोर्स देके इसको आगे की तरफ धक्का देना चाहा, तो ये जो पॉइंट है, दिस हिंज पॉइंट ओ, ये इसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ आने की, और क्योंकि ये पीछे की तरफ आना चाह रहा है, इसलिए हिंज जो है उसके ऊपर एक आगे की तरफ फोर्स लगाएगा एफ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये इस पॉइंट को आगे मूव करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो रहा है ड्यूरिंग कॉलिजन, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग कॉलिजन, ये जो बातें कर रहे हैं, तो कॉलिजन के टाइम पे सिर्फ मेरे पास एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स, हिंज फोर्स ओनली एफ एक्स, दैट इज ये वाला फोर्स सिर्फ आएगा, एफ वाई जीरो होगा ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीज क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो ये चीज। ठीक है, अगर क्लियर है तो वो भी डाल दो चैट बॉक्स में, या गॉट इट। ठीक है, बाकी को क्लियर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर जो नेक्स्ट सवाल हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक के सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक बड़ा सवाल हम लोग इसके ऊपर लास्ट करने वाले हैं, उसमें वो एक अच्छा सवाल रहेगा, मैकेनिक्स का पूरा रिवीजन होगा अभी हमारे साथ पूरा का पूरा रिवीजन होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से लेके एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, रोटेशन मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन, सब कुछ हम लोग यूज करने वाले हैं एक सवाल के ऊपर। तो अगर वो एक सवाल हो गया तो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा सकते हो, आपका मैकेनिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट जो हम लोग करने वाले हैं इसके बाद। तो उसमें थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। आर्यन के पास क्लियर है,
बाकी लोग जो है वो चैट बॉक्स में बताएंगे कि ये चीज क्लियर हुआ या नहीं, अदरवाइज मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चीज चीज पूरा एक एक चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी लोग बताओ, सारा ये सारा कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने वो क्लियर है ना? उत्तम एंड अहन, इज इट क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। उत्तम शायद डिस्कनेक्ट हो गया, उत्तम का नेटवर्क इशू आ रहा होगा शायद। केपी दीक्षित, ये चीज पूरा क्लियर हो गया ना ड्यूरिंग कॉलिजन का केस? ओके, अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर कॉलिजन। ये तो बात हो गई ड्यूरिंग कॉलिजन की, ठीक है। अगर मैं आफ्टर कॉलिजन बात करता हूं, इसी स्लाइड में करता हूं ताकि हम लोगों को इसको सेव करने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो आफ्टर कॉलिजन अगर हम लोग बात करें, आफ्टर कोलिजन कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये मेरे पास बार है, बार में डिस्क का ये टुकड़ा इसके अंदर, बार के अंदर जो स्लॉट है उसमें घुस जाता है, और ये डिस्क जो है वो बार का एक पार्ट बन जाता है, रॉड का एक पार्ट बन जाता है वो जो डिस्क है, और फिर दोनों आराम से साथ में घूमते फिरते हैं, ठीक है। जैसे भी घूमे हमें उससे मतलब नहीं है। तो जब ये आके इसके साथ चिपक गया, ये जो डिस्क आके इस बार में घुस गया, इसके बाद हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? एफ एक्स कॉम्पोनेंट उसका रहेगा या एफ वाई कॉम्पोनेंट होगा या फिर दोनों होगा? ये मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मैं कंडीशन बोल रहा हूं, आफ्टर कोलिजन की कंडीशन बोल रहा हूं कि ये जो डिस्क है ये आके इसके अंदर, इस स्लॉट के अंदर घुस गया, तो अब ये पूरी तरह से एक बार बन गया। ये पूरी तरह से एक बार बन गया, और जो डिस्क का जो स्लॉट था यहाँ पे वाला, वो भी इसको कंप्लीट पूरी तरह से भर चुका है, अंदर घुस चुका है। ये डिस्क है और ये बार है, डिस्क के अंदर बार घुस चुका है। तो अब मुझे बताना है कि ये जो हिंज फोर्स है इसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ एक्स अगर मैं लिखता हूं और इस डायरेक्शन में एफ वाई लिखता हूं, ठीक है। ठीक है, पहले चैट बॉक्स में देखते हैं। ओनली एफ एक्स कॉम्पोनेंट आर्यन बोल रहे हैं। केपी दीक्षित, आपका क्या मानना है? ये चीज क्लियर तो हो रहा है ना, या फिर कुछ भी डाउट है तो बताओ इसमें। थोड़ा रिस्पॉन्स डल है आज का, क्या बात है? तो एफ वाई कॉम्पोनेंट ऑल्सो, ठीक है। एफ आई कॉम्पोनेंट बोल रहे हैं केपी दीक्षित। अच्छा, आर्यन बोल रहे हैं एफ, नहीं, केपी दीक्षित एफ एक्स बोल रहे हैं, आर्यन बोल रहे हैं एफ वाई। मैं आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं, आफ्टर कोलिजन। अच्छा, आफ्टर कोलिजन मुझे बता दो फोर्स कौन कौन सा है आफ्टर कोलिजन? आफ्टर कोलिजन कौन सा फोर्स है? हिंज फोर्स, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये जो पूरा जो बार है वो एक कॉन्स, ये बार अब पूरा एक सिस्टम बन गया, ठीक है। और ऐसा भी हमने सिस्टम ही कंसिडर किया, एक एक ओमेगा के साथ घूम रहा होगा, ठीक है, किसी ओमेगा के साथ घूम रहा होगा। और इसका ओमेगा कोई कौन चेंज कर सकता है? अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बात करूं, अगर मैं इस चीज को ध्यान से समझूं, इस चीज को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर कॉलिजन, एक बार जब कॉलिजन हो जाता है, ठीक है, एक बार कॉलिजन हो गया तब ये एक कांस्टेंट ओमेगा, एक ओमेगा के साथ घूम रहा होगा, कांस्टेंट या नहीं वो हम लोग देखते हैं, एक ओमेगा के साथ घूम रहा होगा। इस पॉइंट के अबाउट मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट क्या किसी फोर्स का टॉर्क आएगा? इस पॉइंट के अबाउट, कॉलिजन के बाद, कॉलिजन के बाद इस पॉइंट के अबाउट, हिंज के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क आएगा? कोई फोर्स है ही नहीं ना कॉलिजन के बाद। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के बाद इन दोनों फोर्सेस का जो भी होगा, एफ एक्स एफ वाई मुझे नहीं पता है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इस पॉइंट के अबाउट और कोई सा भी फोर्स नहीं है, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस है वो काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। वर्टिकल फोर्सेस जो नॉर्मल और एमजी वो सब काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे और कोई सा भी फोर्स नहीं है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये एक सिस्टम बन चुका है।
तो एक सिस्टम अगर बन चुका है, तो मैं अगर बात करूं इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे देखा हूं, तो इस डायरेक्शन में इस बार का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं मैं, इस डायरेक्शन में, एफ वाई डायरेक्शन में, एसीएम क्या हो जाएगा, एसीएम मेरे मेरे पास अगर देखूं तो उसका टर्म जो बनेगा वो एसीएम बराबर हो जाएगा मेरे पास L/2 इंटू अल्फा, अल्फा ऑफ रॉड, F इक्वल्स टू 0 एंड बट रॉड विल कॉन्ड्रन, ये पता नहीं क्या समझ में नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इस पॉइंट के अबाउट हम लोग देखें, कॉलिजन के बाद इस पॉइंट के अबाउट जो अल्फा है दैट इज 0, क्योंकि कोई टॉर्क ही नहीं है ना, कोई टॉर्क नहीं है इस पॉइंट पे, पॉइंट के अबाउट। आफ्टर कॉलिजन हिंज, हिंज के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर कॉलिजन हिंज के अबाउट अल्फा विल बी 0, दैट मींस इस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन जो हमने एफ वाई माना है, वाई डायरेक्शन में, अच्छा इसमें एफ एक्स एफ वाई अलग अलग ले लिया है क्या, ओके ओके, शायद ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, सॉरी सॉरी, चलो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मैं कर देता हूं, दिस इज माई एफ एक्स, दिस इज माई एफ एक्स एंड दिस इज माई एफ वाई। ठीक है, तो आफ्टर कॉलिजन मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन इधर मैंने लिया, ठीक है, एफ एक्स के डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज 0, बिकॉज इस पॉइंट को हिंज के अबाउट इस पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, हिंज के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं है, दैट मींस अल्फा इज 0, अल्फा इज 0, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0। ठीक है, और इसलिए मैं बोल सकता हूं एफ एक्स इज 0, दिस एफ एक्स इज 0 आफ्टर कॉलिजन। वो क्यों हुआ वो समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में एक बार बताओ, 3D के प्रॉब्लम में उड़ गए। एज एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज 0, यस करेक्ट। केपी दीक्षित, आई एम वेटिंग फॉर यू, क्या हो गया, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा 0 है ना इस केस में, अल्फा इज 0 ना, क्लियर नहीं हुआ लगता है ये, देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं, एक बार और किसी का मैसेज आया, मैं एक बार देख लेता हूं, अल्फा कांस्टेंट है, सॉरी सॉरी, हाँ ओके, मैं एक बार फिर से बताता हूं क्या केस है ध्यान से सुनो, एक मिनट, किसी का फिर से मैसेज आया, एक बार मैसेज देखता हूं मैं, 0 है, ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूं केस, ऐसा बताता हूं, एक मेरे पास इस तरह से रॉड रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे हिंज किया हुआ है, ठीक है, और यहां से एक पार्टिकल आया रॉड में जाके, ऐसा कंडीशन बन रहा है कि रॉड में जाके वो चिपक गया, ठीक है, अब ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन मेरे पास सिर्फ कौन सा फोर्स है, क्योंकि इन इन लोग दोनों का जो कॉलिजन हुआ, ये कॉलिजन में जो फोर्सेस आए, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस है वो, क्योंकि हमने बार और डिस्क को अपना एक सिस्टम माना है, इसलिए इसका जो ये नॉर्मल जो आया नॉर्मल फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और वो हमें कंसिडर करना नहीं की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो मेरे पास बार और जो डिस्क है वो सिस्टम है, ये इसकी कहानी खत्म होगी। अब जो फोर्स आ रहा है, और बाकी जो वर्टिकल फोर्सेस है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हिंज पे जब कॉलिजन हो रहा है, तो हिंज पे कौन कौन से फोर्स आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, हिंज पे कैसे फोर्स आएंगे, जब ये यहां से टकराया, ये जब टकराया, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी, अगर हिंज नहीं होता तो ये पॉइंट पीछे जाता, इस पे ये टकराता तो ये पॉइंट पीछे जाता, ठीक है, ये यहां से टकराता तो ये वाला जो पॉइंट है ये पीछे जाता, पेन फाइटर खेलते थे ना हम लोग कॉलेज में, स्कूल में, तो ये पॉइंट पीछे जाता, हिंज इसको रोक के रखा है, बस एक ही काम है हिंज का, इसको रोक के रखना, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलिजन। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये चला जाता कैसा, पीछे चला जाता, इसको रोक रोक के रखा है वो, तो एक फोर्स आगे की तरफ वो लगा रहा होगा, हिंज फोर्स, जो कि हमने डिस्कस किया एफ एक्स फोर्स जो लगा रहा है, ठीक है, एफ वाई उस समय 0 होगा ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है, एफ एक्स का कॉम्पोनेंट सिर्फ आएगा जो कि बोलता है भाई, इसको बोल रहा है कि भाई मैं तुमको पीछे जाने नहीं दूंगा, आगे रहो, आगे की तरफ वो फोर्स लगा के बोलता है मैं तुमको पीछे जाने नहीं दूंगा, वो आगे उसको खींच के पकड़ के रखता है,
ठीक है, ये ड्यूरिंग कॉलिजन की बात हो रही है। आफ्टर कॉलिजन अगर हम लोग देखें तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा कि ये चिपक के इसका एक सिस्टम का पार्ट बन चुका है। अब इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सिर्फ हिंज के अबाउट लग रहा है, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई कुछ भी लग रहा है, अभी हम लोग उसको देखते हैं कौन सा लग रहा है। तो हिंज के अबाउट में देखो तो हिंज के अबाउट अल्फा क्या है, हिंज के अबाउट अल्फा इज 0 बिकॉज हिंज के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है, कुछ है क्या टॉर्क, हिंज के अबाउट कुछ टॉर्क नहीं है, हिंज के अबाउट अल्फा इज 0 और हिंज के अबाउट अल्फा 0, दैट मींस ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी 0 क्योंकि एसीएम दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आर हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास को लेंगे दैट इज आर इंटू अल्फा, एसीएम दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फा इज 0 क्योंकि टॉर्क नहीं है इस पॉइंट के अबाउट। अगर अल्फा 0 है दैट मींस मेरा एफ एक्स इज 0, ठीक है ना, एफ एक्स मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा नहीं है। अब मैं बात करूंगा आफ्टर कोलिजन एफ वाई क्या होगा, ठीक है, एफ वाई इसमें क्या होगा आफ्टर कोलिजन। मैं बस इसको एनालिटिकली बता रहा हूं, इसको हम लोग कैलकुलेशन नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे। तो अब इस पे ये चिपक के एक ओमेगा के साथ घूमने लगा क्योंकि जो भी मोमेंटम था उसने कुछ मोमेंटम इसको इंपार्ट किया कोलिजन के बाद, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम एक ओमेगा से घूम रहा होगा और अगर एक सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है दैट मींस उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इस जो सिस्टम है इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एफ वाई के डायरेक्शन में होगा। तो जो एफ वाई है ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो कितना कर रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम से देखेंगे कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इसके बाद आफ्टर कॉलिजन इसके पास सिर्फ एफ वाई कंपोनेंट होगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और बिफोर कॉलिजन क्या होगा, सिर्फ इसके पास एफ एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, जो इसको आगे बढ़ने से रोक रहा था, ठीक है, एफ एक्स। तो अगर हम लोग बात करें जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट है ना, ध्यान से देखोगे तो वो एक इंपल्सिव कॉम्पोनेंट है क्योंकि वो कॉलिजन के टाइम पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आए थे उसकी वजह से वो फोर्स वहां पे हिंज पे जनरेट हुआ है, ठीक है, वो एक इंपल्सिव फोर्स है, ठीक है। खैर इसको हम लोग देखेंगे, उसका इंपल्स सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट यहां तक क्लियर हुआ कि चीज, क्योंकि काफी इसमें मेहनत लगा समझाने में। फिर भी अगर कोई भी चीज तुमको इसमें डाउट हो तो जरूर पूछो इसको, कुछ भी चीज डाउट हो मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी चीज इसमें अगर डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स। क्लियर, आर्यन क्लियर हो गया। केपी दीक्षित कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं, बट मेरा ये एम है कि सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है, पक्का क्लियर है, थम्स अप। इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉट 0 देन, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए था ना, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट एक्सेलरेशन अगर सेंटर ऑफ मास का कुछ है दैट मींस इस पॉइंट के अबाउट कुछ टॉर्क है, लेकिन टॉर्क आने के लिए कुछ इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आने के लिए कौन सा फोर्स का टॉर्क है, कोई तो फोर्स है ही नहीं ना। अगर कुछ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और कुछ रहता जिसकी वजह से टॉर्क आता आफ्टर कोलिजन तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता तो अल्फा होता और उस केस में एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आता। विल इट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कैसे वायलेट करेगा, नहीं करेगा ना यार, क्यों करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। हाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा पक्का है, और वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी उसका कैसे हम लोग चेंज निकाल सकते हैं, ये निकालेंगे। अभी हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मैकेनिक्स हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं भी थोड़ा समझ में आया होगा तो एक बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग पूरा ध्यान से एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का है, एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से एक रॉड है हमारे पास और इस रॉड पे एक पार्टिकल है मास m और वो v0 वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, ये वर्टिकल कंडीशन में, ठीक है। इस तरह से एक रॉड लटका हुआ है, ठीक है, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन से आता है, यहां से लटका हुआ है रॉड, और एक पार्टिकल v0 स्पीड से आता है और इस पे टकराता है, ठीक है, किसी x डिस्टेंस पे टकराता है। तो इस तरह का कंडीशन बन रहा है, ठीक है, इस तरह का। तो इस तरह से रॉड लटका हुआ है वर्टिकल
एक्सिस में इस तरह से लटका हुआ है और एक पार्टिकल है m मास का, वो v नॉट वेलोसिटी, और इस रॉड का जो मास है दैट इज m, ठीक है, m मास का रॉड है, और ये जो पार्टिकल टकराता है ये यहां से x डिस्टेंस पे टकराता है आके, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज x डिस्टेंस पे आता है और इस तरह से टक्कर मारता है इस पे। तो इस पे कुछ सवाल है, और ये जो टक्कर जो यहाँ पे होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे सपोज टक्कर होता है, तो इसका जो ई दिया हुआ है, ई का वैल्यू है दैट इज 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज 1/2। तो हमें इसमें से कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। तो पहला पूछा गया है फाइंड, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो सभी पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस बीच में रहेंगे, लेकिन मैकेनिक्स पूरा रिवाइज होगा आज। आफ्टर कोलिजन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इस पार्टिकल का कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है ओमेगा ऑफ रॉड, कुछ मैसेज आया है, 2x फ्रॉम आर्यन, 2x, व्हाट इज 2x, 2x क्यों होगा आफ्टर कोलिजन, ओके नहीं, एक बार देखते हैं 2x क्यों होगा, x क्यों आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो, ठीक है, देखते हैं ओमेगा ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, सारा जो इस पे लॉ लग रहा है मैकेनिक्स का वो सारा देखते हैं। हीट डेवलप्ड इन कॉलिजन, ठीक है, हीट डेवलप्ड इन कॉलिजन इफ x इज इक्वल टू l, अगर x l हो जाए, l इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, ठीक है, मास m एंड लेंथ l ऑफ दिस रॉड है, ठीक है। और इसमें फिर चौथा नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है इंपल्स ऑफ हिंज, ठीक है। पांचवें में पूछा गया है इसमें हिंज रिएक्शन जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, और छठे क्वेश्चन में पूछा गया इस पे वैल्यू ऑफ x फॉर विच इंपल्स इज 0, ठीक है। तो हिंज रिएक्शन जस्ट आफ्टर इंपैक्ट ये पूछा गया है, और इंपल्स ऑफ हिंज ये पूछा गया, ये हमें बताना है इंपल्स ऑफ हिंज इफ x इज इक्वल टू l, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग कल प्लान करके किसी भी टाइम पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।